नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। मैं हूँ विकास कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है धातु एंड अधातु। तो इसमें कल हमने इससे पहले वीडियोज में यानी धातु की परिभाषा और इसके भौतिक गुणों को जाना था। ठीक है, हम चाहे तो सारी टॉपिक पर एक ही वीडियोज में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा को देखते हुए हम वीडियो के जो पार्ट हैं बहुत छोटे कर रहे हैं। ठीक है, हर टॉपिक पर अलग ही वीडियो आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, मैं आपको पहले ही टॉपिक शुरू करने से बता दूं कि आपके कोई चीज़ समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, लास्ट तक पूरा ही देखिएगा, अन्यथा आप मत देखिए, इसे अभी यहीं काट दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको पूरा नहीं देखोगे समझोगे तब तक कुछ भी ठीक है समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया तो भैया केमिस्ट्री आपके सिर से होकर डायरेक्ट चली जाएगी और आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप इससे जान मत बचाइए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज हमें जो पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, धातु के रासायनिक गुणों के बारे में आज हमें यहाँ पढ़ना है। मैंने पहले ही लगभग 4-5 पॉइंट लिख दिए, इन्हीं पे हमें रासायनिक गुणों में चर्चा करनी है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का कि धातुओं के किन्हीं 2 रासायनिक गुणों को लिखिए, या फिर किसी धातु का नाम दे देता है कि क्या होता है जब ये धातु वायु के साथ क्रिया करती है। कोई सी भी धातु दे दे, या जल के साथ क्रिया करती है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है, या फिर अम्लों के साथ या क्लोरीन के साथ। जो पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं यही इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है हमारा वायु के साथ क्रिया, यानी कि जो धातु हैं वो वायु के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं। सभी जानते होंगे कि भैया लोहा है, तांबा, एल्यूमिनियम, कोई भी धातु हो वो कहीं ना कहीं ठीक है वायु के साथ क्रिया कर ही लेती है। मान लीजिए आपके पास लोहा ही है, लोहा कुछ दिनों बाद वायु में रहकर क्या करता है, जंग बना लेता है, यानी कि धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, आप कह सकते हो एक तरीके से ऑक्साइड बना लेता है। मान लीजिए हमारे पास भैया यहाँ लोहा है Fe, अब इस Fe को आपने वायु में खुला छोड़ दिया है। ठीक है, ये 2 तरीके से क्रिया करेगा, यानी कि जंग बना लेगा, FeO बना लेगा, FeO भी बना सकता है ये, और Fe2O3 भी बना सकता है। ठीक है, जंग भी बना सकता है। इस तरीके से ये कई सारी चीज़ें बना सकता है, लेकिन आप इसको क्या बोलोगे, आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड। ठीक है, Fe मीन्स लोहा, फेरस। ठीक है, यहाँ वायु के ऑक्सीजन के जो है अणुओं की संख्या पूरी कर सकते हो, आप 2 लगा सकते हो, तो Fe के भी 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो वायु के साथ क्रिया है धातुओं की, उसमें क्या होगा, धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। जब भी कहीं वायु के साथ किसी भी धातु या किसी भी पदार्थ की क्रिया हो रही हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमें यहाँ ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करानी है। भैया अगर वायु की बात आ रही हो, वायु की, तो आपको हमेशा किसकी क्रिया करानी है, वायु के साथ, मतलब ऑक्सीजन की क्रिया करानी है किसी भी धातु के साथ। तो आप सिंपली समझ सकते हो यहाँ क्या बना, फेरस ऑक्साइड। मान लेते हैं यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ O2 है, तो यहाँ क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब धातु ऑक्साइड यहाँ प्राप्त होंगे। ठीक है, इसमें आप ये लिखोगे कि वायु के साथ धातु क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती है। बेहद आसान। ठीक है, भाषा में मैंने आपको ये समझाया है। तो क्या बना लेता है, धातु ऑक्साइड यहाँ बना लेता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जल के साथ क्रिया। अब जल के साथ क्रिया यानी कि धातु है और इधर क्या है, जल है। ठीक है, ये जल हो गया और इधर है आपकी कोई धातु। मान लेते हैं भैया कैल्शियम ही है। ठीक है, आपने क्या ले लिया, इधर कैल्शियम ही ले लिया। अब आप सोचो जरा इसका आप क्या बना सकते हो, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, बुझा चूना बनाया, और यहाँ एक गैस आप और भी निकालोगे। कैसे, अणुओं की संख्या को पूरा करेंगे पहले। यहाँ H के कितने हैं, 2, तो भैया H के 2 पूरे हो चुके हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो यानी कि इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा और 2 आप यहाँ नहीं लगा सकते,
आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के 2, यानी कि ऑक्सीजन के पूरे हो जाए। ऐसे ही हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, यहाँ 4, और हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 2, तो आपको यहाँ हाइड्रोजन गैस अलग से ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है आपको अलग से निकालनी पड़ेगी H2। तो ये हो जाएगा हमारा जल के साथ क्रिया, यानी कि इस क्रिया में आप लिख सकते हो कि धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। बेहद आसान है। ठीक है, ये जो Ca है ये धातु हो जाएगा धातु, और OH को क्या बोलते हो आप, अमल 4 वाले पार्ट में पढ़ा था, OH को बोलते हो हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। मैं ये चीज़ें सभी अभिक्रियाओं के लिए बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको कैल्शियम ही मिले वहाँ, कैल्शियम की जगह आपका कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट पर, हमारा तीसरा पॉइंट है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अब आपके पास कोई धातु है और आप इसको हाइड्रोजन के साथ गर्म करना चाह रहे हो, मान लेते हैं सोडियम है आपके पास, तो जब आप सोडियम को हाइड्रोजन के साथ गर्म करोगे तो क्या बना लेगा, धातु हाइड्राइड बना लेगा। भैया हाइड्रोजन है और ये धातु है तो क्या बनाएगा, धातु हाइड्राइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्राइड, यहाँ इसने बनाया सोडियम हाइड्राइड। इसी तरीके से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दुनिया भर की चीज़ें हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगी, धातु हाइड्राइड बनाएगी। इसको भैया आप धातु हाइड्राइड बोलोगे। मैं जानता हूँ आपकी कठिन है, ठीक है, इसको समझना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे भैया सब समझ में आ जाएगा। आपको PDF फाइल, फोटोज भी प्रोवाइड होते ही आप देखते ही समझ जाओगे कि मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन कॉपी में नोट करने से पहले याद रखिए, आप वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। हम ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, आपको समझाने के लिए ही ये सब करना पड़ता है, ताकि आप पॉइंट को, टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो, और यही उद्देश्य है हमारा भी भैया। तो देखिए हमारा चौथा पॉइंट है अम्लों के साथ क्रिया। अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, जैसे कि H2SO4 है। अब मान लेते हैं भैया आपने सोडियम लिया, तो सोडियम को आप H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ ये जो SO4 है ये सोडियम के साथ चला जाएगा Na2SO4। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा। अभी आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि मैंने यहाँ Na2 क्यों लगाया। ठीक है, Na2 क्यों लगाया, ये वही है पहले वाली पोजीशन। क्या होगा यहाँ देखते हैं जरा। यहाँ ये हुआ कि आपका जो Na है, ठीक है, और आपका जो है H2SO4 है। सबसे पहले जब आप तेजाब को, H2SO4 को, ठीक है, सोडियम के साथ घोल दोगे, गर्म कर दोगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या टूटते हैं, आयन टूटते हैं। ठीक है, आयन टूटते हैं। हाइड्रोजन के 2 है तो 2H आ जाएगा यहाँ, ऐसे SO4 है, O के साथ कितने आ जाएंगे, 2 माइनस आ जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन को ये कंट्रोल कर रहा है। तो जो आपकी सोडियम है, सोडियम आयन कैसे टूटता है, एक ही प्लस में टूटता है। ठीक है, Na+, और आपके यहाँ 2 माइनस है, तो उसको एक करने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 Na चाहिए, यानी कि Na2SO4। अकेले SO4 को सोडियम के साथ जोड़ने के लिए आपको 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। इसके पास ऑलरेडी 2 है, इसके पास 1 है, तो एक की पूर्ति कौन करेगा, ये 2 करेगा, ये, यानी कि यहाँ कितने 2 चाहिए आपको, 2 O चाहिए। ठीक है, 2 Na चाहिए। तो इस तरीके से Na2SO4 यहाँ बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये अलग से निकल जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अम्लों के साथ क्रिया वाला, धातु के साथ क्रिया वाला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। क्या होता है जब सोडियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, 1 नंबर का ऐसे पूछा जाता है। क्या होता है जब सोडियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो भैया सोडियम सल्फेट जो है प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस भी इसमें निकलती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है हमारा क्लोरीन के साथ क्रिया। आपके पास कोई, मान लेते हैं सोडियम ही है। ठीक है, सोडियम जो है आपका HCl के सॉरी क्लोरीन मतलब Cl2, ये वाला पॉइंट है ना हमारा। क्लोरीन क्या होता है, Cl2 होता है। तो क्लोरीन के साथ जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, Na
Cl ये यहाँ बना लेगा। ठीक है, इसके पास भी क्या होता है 2 8 7 और इसके पास भी 2 8 1, इसके पास एक फालतू है तो यहाँ चला जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ 2 लगा हुआ है तो यहाँ आप 2 लिखोगे, यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्लोरीन के पास 2 माइनस आ जाएंगे अगर आपने यहाँ 2 लगाया, इसलिए आपको शुरू में ही 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने शुरू में लगाया 2 तो यहाँ सोडियम के ज्यादा हो गए तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भैया, ये समझ में आ जाएगा आपकी। यहाँ क्यों लगाया है, इसकी वजह से, और ये क्यों लगाया है, इस Cl2 की वजह से, ताकि क्लोरीन के अवयव पूरे हो जाएं। अब जब क्लोरीन है ये, ठीक है, ये क्लोरीन है तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड, धातु क्लोराइड। तो सभी क्रियाओं में क्या आ जाएगा, अधिकांश धातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, और इसी टॉपिक के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए, याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।